हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है। यानी कि फॉरेन साइंस का इतिहास। जब आप साइंस बोलते हो तो साइंस का मतलब होता है डेवलपमेंट होने किसी चीज़ की, या फिर आप डेवलपमेंट के बाद बोल सकते हो कि चेंज, कुछ भी। यानी कि पहले क्या था और उसके बाद फिर क्या हुआ, यही तो हिस्ट्री होती है। कि भाई पहले मान लो लोग पत्थर के औजार बनाते थे, फिर उसके बाद लोहे के औजार बनाने लगे, फिर उसके बाद कांसे के औजार बनाने लगे। यानी कि पहले शुरू में जो था वो पत्थर के थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा, जैसे जैसे चेंज हो रहा, वैसे वैसे आपकी चीज़ें बदलती जा रही हैं और एडवांस रूप लेती जा रही हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं करता है ना। बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक चीज़ का निर्माण करते हैं। तो हमें यही जानना है कि ये जो फोरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट है, इसका कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कैसे कैसे किस तरीके से इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, या इसकी पिछली हिस्ट्री या बैकग्राउंड क्या रहा है। ये आज जो आप जिसे बोल रहे हो कि फोरेंसिक साइंस है, ये फोरेंसिक साइंस किस तरीके से आपके सामने आज पेश है। अब देखिए, हम इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और निकलते हैं ना, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे फिर भी। अब इन्होंने कहा फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री इंटेल्स जानना अनिवार्य है। द स्टडी एज फोरेंसिक साइंस हैज नॉट रियली बीन मच थ्रो अबाउट इज अंटिल नाउन एज ए प्रोफेशन। इन्होंने ये कहा कि जो आपकी हिस्ट्री है फोरेंसिक साइंस की, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में अभी तक नॉट रियली मच बीन, अभी तक इसको एज ए प्रोफेशन नहीं डिटरमाइन किया गया है। ठीक है। यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है, ताकि ये भी एक अलग से प्रोफेशन आपका क्रिएट हो सके। इंटरेस्ट फॉर दिस फील्ड ऑफ साइंस कैन ओनली बी एस्केलेटेड बाय द अंडरस्टैंडिंग द कोर वैल्यू ऑफ द फोरेंसिक साइंस। अब ये कह रहा कि ये जो फोरेंसिक साइंस है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ दिस फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस कैन ओनली बी एस्केलेटेड बाय अंडरस्टैंडिंग। इस फील्ड को आप इसके इंटरेस्ट और इसकी कोर वैल्यू के ही बेस पे आप जान सकते हैं। यानी कि फोरेंसिक साइंस को अगर जानना है तो इसकी कोर वैल्यू को ही जान के, आप इसके इंटरेस्ट को ही जान के आप इस फील्ड को या इस जो सब्जेक्ट को है उसको जान सकते हो। Since age, India has applied many technology and science to detect the investigation and crime and manage to provide justice। अब देखिए, यहाँ जो फोरेंसिक साइंस है उसका क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन करती है ना, ऑब्जर्व करती है एविडेंस को, है ना, और फिर इसका मतलब क्या होता है, ये सब करके आपका जस्टिस दिलाना किसी को। तो ये कह रहा कि जो इंडिया है उसमें तो बहुत सारी पहले टेक्नोलॉजी थी डिटेक्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और क्राइम को, है ना, और किसी को आप दिलवा रहे हो जस्टिस। कहने का मतलब ये है, फोरेंसिक साइंस जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कोर्ट को और कोर्ट जस्टिस देता है। तो भारत के संबंध में ये कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति या हमारा जो भारत का इतिहास रहा है उसमें ये है कि हमारे पास पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी और साइंस थे जहाँ हम इन्वेस्टिगेट करते थे किसी क्राइम की और हम न्याय दिलवाते थे लोगों को। यानी कि हमारे पास पहले भी टेक्नोलॉजी थी, अब भी है। ठीक है। अब देखिए, the ancient age, the word forensic science was not in use, but India follow many technology to investigate the crime। अगर पुराने समय में देखें तो इसको फोरेंसिक साइंस नहीं कहा जाता था, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जो आप इन्वेस्टिगेट करते थे एक क्राइम को 2300 ईयर्स में। ठीक है। अब आप अर्थशास्त्र में देखिए, है ना, यहाँ 2300 ईयर एगो इन अर्थशास्त्र द डिटेल वाज रिटन। यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र एक बुक रही है, एक सब्जेक्ट बुक रही है, जिसमें जो ना डिटेल में लिखा है कि उसमें लिखा है इंडियन नो अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। यानी कि जो भारतीय थे इनके पास 2300 साल पहले भी जो हमारे फिंगरप्रिंट है ना, आज हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं और इनके थ्रू हम पहचान कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की। तो ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास उस समय में थी। आप देखिए कितनी एडवांसनेस की बात है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक कंट्रीब्यूटर टू नेचर मिस्टर के.एम. काटा रिवील्ड चाइनीज रिकॉर्ड हैज प्रूव्ड। चाइनीज रिकॉर्ड, भारतीय रिकॉर्ड तो है ही, इसके अलावा चाइनीज रिकॉर्ड प्रूव्ड द इंडियन यूज फिंगरप्रिंट सिंस एंसेंट एज। यानी कि हम एंसेंट टाइम से ही फिंगरप्रिंट का यूज़ करते आ रहे हैं। और इसको प्रूव कौन कर रहा है, इसको बता कौन रहा है, चाइनीज डॉक्यूमेंट इस बात को प्रूव कर रहे हैं। यानी कि अपना डंका दूर दूर तक था, ऐसी बात नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब ये आपने पढ़ लिया एक छोटा सी। अब उसके बाद किस तरीके से इवेल्युएशन, यानी कि किस तरीके से इसकी हिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस डेवलप हुआ, ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। अब देखिए, इसमें इवेल्युएशन ऑफ फोरेंसिक साइंस लिखा है। अब इसमें ये कह रहा कि एंसेंट वर्ल्ड में, पुराने समय में
वर्ल्ड लेग जो आपका दुनिया है उसके पास कमी थी स्टैंडर्ड फोरेंसिक साइंस प्रैक्टिस, यानी उसके पास अच्छे प्रकार की फोरेंसिक साइंस की प्रैक्टिस नहीं थी, या उसकी जानकारी या नॉलेज इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रूमेंट ये नहीं था। तो उसकी वजह से विच अनेबल क्रिमिनल्स एस्केप पनिशमेंट, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स बच जाते थे। यानी कि अगर फोरेंसिक साइंस नहीं थी तो उसकी वजह से प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, क्रिमिनल जो थे वो बच जा रहे थे, जो बेचारे जिनके साथ क्राइम हुआ है वो मतलब सब होने के बावजूद भी ऐसे ही रह जाते थे, उन्हें कोई जस्टिस वगैरह नहीं मिलता था। अब चलो देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट पढ़ते हैं। और देखिए 44वीं BC में क्या हुआ। एक आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है तो उसमें एक बहुत ही ताकतवर पॉलिटिशियन हुआ है, रोमन पॉलिटिशियन जिसे बोलते थे जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है ना। यानी कि हम शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका फोरेंसिक साइंस मतलब एक तरीके से एग्जिस्ट हुआ या इवेल्युएशन हुआ या अपने एग्जिस्टेंस में आया। तो जब जूलियस सीजर की डेथ हुई तो डेथ के बाद उनकी बॉडी को एग्जामिन किया गया एक एंटी टिश्यू फिजिशियन थे उनके द्वारा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो इसमें यह कहा गया कि एंटी टिश्यू रोमन फिजिशियन वाज फर्स्ट टू परफॉर्म एन ऑटोप्सी, जिन्होंने पहली बार ऑटोप्सी परफॉर्म कर जी, विच वाज ऑफिशियली रिकॉर्डेड, जो पहली बार ऑफिशियली यानी कि ऑन डॉक्यूमेंट्स तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर आपका लिखी गई। ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि हाँ भाई ये है। तो यहाँ ये देखने को आपको मिला है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई जूलियस सीजर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी ड्यू टू द वोंड इन हिज चेस्ट, उसकी छाती में एक तुम्हारा वो था वोंड। तो कहने का मतलब ये है सॉरी ये है कि भाई जो 44वीं BC में पहले एक फिजिशियन हुए, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऑटोप्सी की। उस ऑटोप्सी में उन्होंने बताया कि जो जूलियस सीजर था रोमन का एम्पायर, उसकी डेथ एक आपके चेस्ट में वुंड की वजह से हुई। तो फर्स्ट आपका एक वो ग्राउंड बन गया या एक फर्स्ट आपकी एक सीढ़ी बन गई कि भाई अब आगे देखते हैं क्या होता है ना। उसके बाद 300 BC में क्या होता है, आपको 300 BC के आसपास ये पता चलता है कि इजिप्टिशियन जो थे ना, यानी कि इजिप्ट में जो रहने वाले लोग हैं इजिप्टिशियन है ना, जहाँ पे पिरामिड हैं आपने देखा होगा ना पिरामिड। तो जो इजिप्टिशियन थे उनका रिलीजियस ये धार्मिक प्रैक्टिस थी कि वो जो व्यक्ति जिसकी डेथ होती थी उसके ऑर्गन्स को रिमूव करते थे और एग्जामिन करते थे उनके इंटरनल ऑर्गन को, है ना। अब वो सिविलाइजेशन के द्वारा फर्स्ट परफॉर्म ऑटोप्सी है। देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन या फिजिशियन ने ऑटोप्सी करी, लेकिन एक पूरी सिविलाइजेशन एक पूरी सभ्यता ही अगर किसी एक पूरे काम करे तो इसमें यही कहा गया कि ये फर्स्ट सिविलाइजेशन के द्वारा परफॉर्म की गई ऑटोप्सी है। ठीक है, वहाँ एक व्यक्ति ने करी, यहाँ पूरी एक कम्युनिटी एक सभ्यता एक सिविलाइजेशन ने करी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और यहाँ पे देखिए जूरिस्ट क्विंटिलियन है एक रोम के, इन्होंने बेसिक फोरेंसिक को यूज़ करा था फॉर इनोसेंट के लिए, है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, यानी कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है। अब उसके बाद 13वीं सेंचुरी में क्या हुआ, सोंग सी फ्रॉम चाइना पब्लिश ए बुक जी युआन लू, इसका इंग्लिश में देखिए वॉशिंग अवे ऑफ द रोंग, इसका मतलब ये था, यानी कि एक किताब इन्होंने पब्लिश की सोंग सी ने जिसमें इन्होंने करा क्या, फर्स्ट बुक, यानी कि ये वो किताब है जिसमें फर्स्ट बुक रिटर्न ऑन द यूज ऑफ मेडिसिन एंड एंटोमोलॉजी टू सोल्व ए क्रिमिनल इशू, यानी कि मेडिसिन और एंटोमोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने क्रिमिनल केस को और सोल्व करने की कोशिश की है। इस तरह की पहली बुक थी और दिस हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंशनली मर्डर एंड एक्सीडेंटल डेथ। अब देखिए ये बुक जब इन्होंने लिखी तो इन्होंने इसमें ये भी थोड़ा सा बताया कि जब कोई नेचुरली किसी की डेथ होती है तो ये होता है, और जब किसी की एक्सीडेंटली या किसी की इंटेंशनली मौत होती है तो इस तरीके से होता है। यानी कि इन्होंने जो नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल या इंटेंशनली जानबूझकर डेथ किसी की मर्डर किया गया, सॉरी डेथ के नाम मर्डर किया गया, उसके बारे में भी यहाँ इन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश करी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी है, द बुक सो हाईलाइटेड ऑन मेकिंग द एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, यानी कि यहाँ एविडेंस को कैसे सुरक्षित रखना है, एंटीसेप्टिक का कैसे यूज़ करना है। नोटिस द हिडन इंजरी एंड डेड बॉडीज, ये डेड बॉडी में कौन कौन सी और हिडन इंजरी है जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है लेकिन इंजरी होती है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डेथ का क्या टाइम था, वॉशिंग ऑफ डेथ बॉडी बिफोर एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें इनकी बुक में थी। यानी कि पहले एक व्यक्ति ने ऑटोप्सी करी, उसके बाद फिर एक पूरी सभ्यता ही जो अपने जो वहाँ के ह्यूमन बीइंग थे उनकी ऑटोप्सी करती थी, फिर उसके बाद जो क्विंटिलियन एक वो था उसने किया, फिर उसके बाद चाइना के जो सोंग सी जो थे उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें बहुत सारी ये चीज़ लिखी थी, आप ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद मेथड ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन इन अर्लियर एज। आप देखो इसमें होता क्या था, कई बार ऐसा होता था
कि जैसे मान लो किसी को किसी वेपन से किसी ने इंजरी की, तो इंजरी करने के बाद जो वहाँ के फिजिशियन या जो लोग होते थे वो करते क्या थे, कोई डेड एनिमल था उसमें कई प्रकार की वो जो आपका वेपन्स थे उनको मतलब घुसेड़ते थे, है ना। तो उससे जो वुंड बनता था उसको कंपेयर करते थे जो उस ह्यूमन बीइंग के वुंड है। अगर वो वुंड एक जैसा मैच कर रहा है तो कहने का मतलब ये सेम वेपन से हुआ और ये वेपन जिसके पास भी मिलेगा वही आपका मर्डरर है। तो यहाँ इस तरह की भी ये हुआ। देखो इनमें क्या कहा, मेथड को सोल्व करने के लिए मेंशन एक बुक में, book was finding weapon used in murder. First the investigator test the old weapon in animal dead body and then compare the wound with the actual wound. The asked all villagers to bring their wound. जब वो wound सबके मिल जाते थे तो वो कहते थे भाई अपने अपने वो सब वेपन लेके आओ, और जिसका भी वेपन उससे मैच होता था फिर उसी को मान लिया जाता था कि ये मर्डर था, है ना। ये यहाँ पे गया। फिर एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीग्राफी इन एंशिएंट एज। अब पॉलीग्राफी मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए पहले आपको बताओ ना, पॉलीग्राफी का मतलब होता है आपकी फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी में चेंज होना। जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको प्रेस्पिरेशन यानी कि पसीना आता है। इसके अलावा प्यूपिल डायलेशन या बहुत सारे स्लर्ड स्पीच वगैरह बहुत सारे आपको आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दिखते हैं। तो उस दौरान पुराने समय में किस तरह के पॉलीग्राफी की जाती थी, तो इसमें कई बार आप जो व्यक्ति था उसका सलाइवा की टेस्टिंग करी जाती थी, जिसका माउथ एंड टंग सस्पेक्टेड, टेस्टिंग द सलाइवा माउथ एंड टंग टू सस्पेक्ट। इसमें होता क्या था, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। इसमें होता ये था कि मान लो जिसको ने कुछ मतलब क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं और उसे पकड़ने के लिए वो लोग करते क्या थे, लोगों का जो सलाइवा यानी कि थूक है, राल है, उसको देखते थे। अगर किसी का थूक राल कम आ रहा है तो उसी को बना देते थे कि भाई इसी ने क्राइम किया है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब वो एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होने की वजह से जो सिक्रेशन होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ एक बेसिकली वो था, यानी कि पॉलीग्राफी का यूज़ इस तरीके से हो जाता था। इसके अलावा और भी इसमें एक दो टाइप की पॉलीग्राफी के एग्जांपल दे रखे हैं तो आप देख लेना। इसके अलावा देखिए फोरेंसिक पैथोलॉजी है ना, 1540 द इटालियन सर्जन फेडिलिस द एंड पोएलो जो किया बिल्ट द बेसिक ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी। ये दो एक इटालियन वो थे सर्जन, इन्होंने एक आपकी मॉडर्न पैथोलॉजी डेवलप करी थी। अब पैथोलॉजी का मतलब ये होता है, देखो अब जो है डिजीज़ किस तरीके से हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है और कहाँ से डिजीज़ हो रही है, ये पैथोलॉजी होती है साधारण अगर हिंदी में बोले तो। अब इन्होंने जब पैथोलॉजी को डेवलप करी तो लोगों ने जाना यार ये बीमारी किस तरीके से हो रही है, या ये जो बॉडी पे इफेक्ट दिख रहा है ये ऐसे आ रहा है। तो अब बॉडी के बारे में और हार्मफुल सब्सटेंस या किसी भी वेपन का या किसी भी मेडिसिन का या किसी भी तरीके से बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये जानना बड़ा आसान हो गया पैथोलॉजी की वजह से, है ना। या इसको लोग इंटेंसली या अनइंटेंसली पॉइजन दिया गया या इसने सुसाइड करा या नहीं, कैसे इसमें टोटल ओवरऑल आपका यहाँ पे बताएगा। तो पैथोलॉजी जब आपकी इमर्ज आए तो उससे जो फोरेंसिक साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी आप इसे पढ़ लेना क्योंकि हिस्ट्री इसकी काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ देख लेना। अब देखिए लास्ट में है आपका फोरेंसिक ब्लास्टिस्ट। इन 1835 हेनरी गोडार्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु कनेक्टेड ए बुलेट टू ए मर्डरर वेपन बाय यूजिंग फिजिकल एनालिसिस। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था और अभी बताया बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो आप इसको पढ़ लेना। और फिर उसके बाद ये है सर, ये देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से किस एंगल से आप शूट कर रहे हो, तो यहाँ वो दिखा रखे कि लास्ट में फिर क्या होता है। तो इनको पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत काम की और ज़रूरी है। अब देखिए अब हम फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में 1930 में इंडिया में क्या हुआ, एक बैलिस्टिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई, कहाँ, पुलिस के द्वारा कलकत्ता में, है ना। अब जब ये एग्जामिन करती थी भाई क्या कैसे किस तरीके से हो रहा था, यहाँ ये पे लिखा गया। फिर उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आई, इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से या किस मेथड से पॉइजन दिया गया, तो यानी कि मेथड, साइंटिफिक मेथड डिटेक्ट करने के लिए पॉइजन के लिए यहाँ पे इसमें बताया गया, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी आई, अब पॉइजन से संबंधित जितने भी केस आते थे ये इजीली हैंडल कर देता था, ठीक है। इसके अलावा 1883 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट द फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी इन मद्रास। अब केमिकल से संबंधित जो भी क्राइम आते थे वो इन्होंने एक डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, एक लेबोरेटरी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी मद्रास में इस्टेब्लिश करी, उससे वो पता लग गया। अब एक चीज़ और मैं आपको ये पेज और दिखा के, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से पढ़ना, और जो मुझे बताना है वो मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो
किसी ने फर्स्ट टाइम ऑटोप्सी करी, कहीं सिविलाइजेशन में ऑटोप्सी हो रही थी, कहीं बुक लिखी जा रही थी, कहीं पे आपका बहुत सारे टाइप के मेथड यूज़ हो रहे थे, कहीं पोलोग्राफी हो रही थी, पोलीग्राफी, कहीं पैथोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई है ना, कहीं कोई फिंगरप्रिंट का दे रहा था, कहीं कहीं किसी ने लेबोरेटरी डेवलप करी। अब इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की आपकी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, आपके सब्जेक्ट, आपकी स्टडी हुई। तो इन सब से मिलकर आपका एक सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया जिसको बोलते हैं आपका फोरेंसिक साइंस। अब आप अगर आपका क्वेश्चन आए कि फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री बताओ, तो आप अगर ये सब लिखना चाहते हो और तो लिख दो, अगर कुछ भी नहीं लिखते तो आप जो ना यहाँ से लिखना और यहाँ तक लिख दें, इसके अलावा एक एक लाइन इन सब के बारे में लिख दें। और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो फिर आप इनके बारे में अब जो मैंने हिंदी में आपको बताई है उसी बातों को आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दें और इसको एक बार पढ़ लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैटर है और कैसे है। और अगर आप हिस्ट्री और भी अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप जो ना एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री, फॉर हिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस, इसको दो तरीके से इस तरीके से डिवाइड कर लें कि एक तो फॉरेन में क्या हुआ, यानी कि बाहर विदेशों में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, और एक आपका इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। पहले फॉरेन में आप ये सारी चीज़ें बता दें, जितनी भी आपने ये यहाँ पढ़ी हैं ये सारी फॉरेन की चीज़ें हैं ना। इसके बाद इंडिया में ये सब हुआ तो आप ये सब बता दें, और भी कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ से बता दें। तो आप शुरू कैसे करेंगे, आप शुरू इस तरीके से करेंगे कि फोरेंसिक साइंस जो है वो आपका लीगली किसी को जस्टिस दिलाने के लिए जो एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन है एंड इंस्पेक्शन करता है क्राइम सीन्स का, और प्रोवाइड करता है एविडेंस फॉर जस्टिस के लिए। इसकी हिस्ट्री इंडिया में भी रही है, एक डायग्राम बना दे, इंडिया में भी रही है और इसकी फॉरेन कंट्री में भी रही है, ठीक है, एंशिएंट टाइम में। अब फॉरेन का ये वाला बता दें और इंडिया का ये सब वाला बता दें, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। आज हमने यही पढ़ा, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।